भी कर लिया है। नवनीत नवनीत आवाज आ रहा है मेरा? नवनीत एक स्टूडेंट पहले से ही ज्वाइन कर लिया है। और पूछ रहा हूँ उसका तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। नवनीत आवाज आ रहा है? आवाज करता है क्या?
या 1 लाख में 2 4 मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। बल्कि आपको वेज नॉन वेज का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा कि वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है। तो ये किस टाइप का फैक्टर आ रहा है, क्या पूछेंगे आप इस डेटा सेट जिसमें रेशो जो है आउटपुट टेबल का वो सेम हो। कैसे आप डेटा सेट बोलते हैं, बैलेंस डेटा सेट। ठीक है, ये आप लोगों ने भी सब सुना है, पढ़ा है, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। और जो डेटा सेट जिसमें लेबल्स का रेशो बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे हम, इम्बैलेंस डेटा सेट। Data set is broadly categorized into two sets, that is balanced and imbalanced. Now, what if I have an imbalanced data set? मैंने 100 डेटा लिया, ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा मैंने स्प्लिट कर दिया क्रेडिट कार्ड का। 80 मैंने ले लिया ट्रेनिंग के लिए, 20 मैंने ले लिया टेस्टिंग के लिए। 80 जो मैंने ट्रेनिंग के लिए लिया उसमें से फ्रॉड कोई था ही नहीं। हो सकता है चांसेस है, नहीं चांसेस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि 80 में से एक जो है वो फ्रॉड है, बाकी पूरे 79 क्या है, नॉट फ्रॉड है। मॉडल ट्रेन कैसे हो जाएगा, नॉन ट्रेन के हिसाब से ट्रेन होके मॉडल आपका, whether this model will be able to predict the fraud transaction, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तो हुई नहीं है। नाउ आप क्या करें, आप डेटा सेट हमारा पहले तो लिख लो। डेटा सेट बैलेंस हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। बैलेंस में आप कोई एग्जांपल ले लो, वेदर को आप ले लो, बाकी बैलेंस में क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट। आप क्या करेंगे, हमको मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, कस्टमर हमारे पास आएगा कि आई वांट टू डेवलप अ मशीन लर्निंग मॉडल which can detect the fraud in my bank। अब आप क्या करेंगे, आपके पास डेटा, अब बैंक ये बोल रहा है कि मेरे पास तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है नहीं जो फ्रॉड करे। बोलिए। क्या चल रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं क्या? अरे क्लास लेता हूँ मैं, ऑनलाइन 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 पढ़ाता हूँ। हेलो, एम ऑडिबल? Am I audible? Hello? Okay. गाड़ी में
We will start in 3 minutes. At 10:55 we will start. Okay. नहीं बात करो लेकिन ज्यादा तेज नहीं. Hello, I am audible. Yes, sir. Okay. We will start in 1 minute. Let others join. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. बैटरी लो. हेलो. Yes, sir. एक मिनट में रीजॉइन कर रहा हूँ. नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्ट कर दिया है. मेरा उसमें प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. ओके.
सर माइक म्यूट है। Okay. So in the last class, we have discussed IP protocol in which we have seen the frame format of IPv4 version. Okay? And also we have created a packet in which we have tried to send up 4000 bytes of data and assume that the header length is 20 bytes. ठीक है, ये हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इसके लिए हम लोग फ्रेम फॉर्मेट में एंट्रीज किए थे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फ्रेम फॉर्मेट में एंट्रीज हुआ था। नेक्स्ट हम लोग जो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे, टाइम नहीं था तो हम लोग छोड़ दिए थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो था वो उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, तभी हमारा टाइम खत्म हो गया था तो हम लोग आगे मूव कर दिए सर। ये नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक, क्वेश्चन सेम है, कुछ डेटा बस चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, तो 4000 बाइट्स अभी भी हम लोग सेंड कर रहे हैं, उस समय भी हम लोग 4000 बाइट्स ही सेंड कर रहे थे, लेकिन अब सिनेरियो चेंज कर दिया हूँ। अब आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जो आपके फोरजन के बुक में दिया है। ये ओरिजिनल पैकेट था जो हम लोग क्रिएट किए थे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हम लोग जो डेटा 4000 बाइट्स उस समय जो सेंड कर रहे थे, वो हमारा नेटवर्क सपोर्ट करता था 4020 बाइट्स को डेटा सेंड करने के लिए। अब बोल रहा है कि आपका नेटवर्क उतना सपोर्ट नहीं करेगा। आपका नेटवर्क का एमटीयू है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, बोल रहा है कि 1420 बाइट्स, तो इतना बाइट्स ही अब हम लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नेटवर्क का कैपेबिलिटी है, एमटीयू इथरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम वो 1500 को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी मैं जो नेटवर्क में हूँ वो बोल रहा है कि 1420 बाइट्स को ही वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो मेरा ओरिजिनल पैकेट जो हम लोग बनाए थे, अब इसको सेंड करना है। अब मेरे को 4000 बाइट सेंड करना है, लेकिन मेरा एमटीयू बोल रहा है कि मैं इतना ही सेंड कर सकता हूँ। तो एमटीयू बोल रहा है कि आप इतना ही सेंड कर सकते हो, इसका मतलब है कि आपको 4000 को डिवाइड करना पड़ेगा इतने में। ठीक है, 4000 को 1420 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1420 में डिवाइड करेंगे तो, लेकिन 20 जो 20 बाइट्स है वो बोल रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका जो बेस एड्रेस है वो 20 बाइट्स का है, तो 20 बाइट्स मेरे को हेडर के लिए चाहिए रहेगा। तो बचा मेरे पास कितना, मेरे पास जो डेटा के लिए बचा वो यहाँ पे डेटा का वैल्यू होगा 20 बाइट्स का हेडर है, इसका मतलब मैं 1400 डेटा सेंड कर सकता हूँ। 20 बाइट्स का हेडर लगाऊंगा, एमटीयू 1420 है, तो 1400 डेटा रहेगा और 20 बाइट्स का हेडर, तो टोटल 1420 में सेंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4000 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 1400 में। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 4000 इज डिवाइडेड बाय 1400, 4000 डिवाइडेड बाय 1400 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे हम लोग? एम ऑडिबल? कुछ बीच में रिस्पॉन्स करते रहिए, तभी समझ में भी आएगा और इंटरेक्टिव होगा। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और बाकी लोग बंद करके कहीं सो गए हैं। तो अगर 4000 को डिवाइड करना है 1400 से, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 4000 डिवाइडेड बाय 1400, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में वो लिखा भी है कि आपका जो सेगमेंट है उसको अब आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जब 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका नाम लिख दे रहे हैं F1, F2, F3। ठीक है, 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। चलिए, तो पहला सेगमेंट में जब मैं डेटा भेजूंगा तो काउंटर मेरा यहाँ 0 से शुरू होता है, तो 0 से कहाँ तक का डेटा मैं पहले सेगमेंट में भेजूंगा, या पहले फ्रेगमेंट में डेटा कहाँ तक भेजूंगा? 0 से 0 टू 1400 है, मतलब 1399 यहाँ तक का मैं डेटा सेंड करूंगा। ठीक है, एक 0 से काउंटर शुरू हुआ तो एक यहाँ पे पीछे खिसकाना पड़ गया मेरे को, इसलिए 1399 तक पहले सेगमेंट में भेजूंगा। दूसरे सेगमेंट में जो डेटा जाएगा F2, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1400 से, तो दूसरे सेगमेंट में जो मेरा डेटा जाएगा वो 1400 से 2799 तक डेटा जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो सेगमेंट हो गया वो 2800 से 3999 तक जाएगा। तो टोटल हम लोग 3 सेगमेंट में डिवाइड किए हैं। टोटल डेटा मेरा 4000 बाइट्स का था, लेकिन काउंटर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं डिजिटल में या बाइनरी में, तो 0 से 399 तक डेटा सेंड करना है। पहले सेगमेंट में जाएगा 0 से 1399, दूसरे सेगमेंट में जाएगा 1400 से 2799 तक,
और तीसरे सेगमेंट में जाएगा 2800 से 399 तक जाएगा। 3 सेगमेंट में हम लोग डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फील्ड्स रिलेटेड टू फ्रेगमेंट्स, तो कौन कौन से फील्ड है जो फ्रेगमेंट से रिलेटेड है। IPv4 का जो हेडर फॉर्मेट है, इसमें व्हाट आर द फील्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स के साथ कौन कौन से फील्ड रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से फील्ड रिलेटेड होंगे फ्रेगमेंट से। तो फ्रेगमेंट से रिलेटेड होते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्लैग एंड आइडेंटिफिकेशन। ये 3 चीज है हम लोग यूज करते हैं फ्रेगमेंट से रिलेटेड दिखाने के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि उस पैकेट का नंबर है 14567, तो अब मैं इसका 3 सेगमेंट बना रहा हूँ, तीनों सेगमेंट में उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम रहेगा। तो तीनों सेगमेंट में देखिए, ये ओरिजिनल डेटा था, इसका पहला सेगमेंट 14567, दूसरा सेगमेंट 14567, तीसरा सेगमेंट 14567, तीनों सेगमेंट में आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम है, ठीक है। तो ये तीनों सेगमेंट में आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा, इससे ही पता चलेगा कि वो एक ही डेटा के पार्ट्स हैं। उसको मैं और भी फ्रेगमेंट करूंगा तो वो भी उस आइडेंटिफिकेशन नंबर को सेम रखेगा, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि जब रीअसेंबल करें तो ये एक ही डेटा का पार्ट है। इन सबको वापस जब हम लोग रीअसेंबल करेंगे तो वापस वहां पे हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड हो गया, ठीक है। दूसरा फील्ड फ्लैग था, ठीक है। तो फ्लैग का 3 बिट का होता है, पहला जो है वो रिजर्व है, दूसरा होता है डू नॉट फ्रेगमेंट या डू नॉट फ्रेगमेंट, डी बिट से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैं इसको फ्रेगमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब डी बिट 0 रहेगा, ठीक है। डी बिट का वैल्यू 0 रहेगा। तो इसमें दिखाया नहीं, इसमें जितने भी यहाँ पे जो पहला जो है वो रिजर्व है, जो फ्लैग का ये दूसरा है, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग और फ्रेगमेंट करना अलाउ कर रहे हैं। इधर ये और फ्रेगमेंट अलाउ हो रहा है, तो अगर हम लोग उसको फ्रेगमेंट करने के लिए अलाउ करेंगे तो आपको ये जो फ्लैग का सेकेंड बिट होता है डी बिट, उसको 0 रखना पड़ेगा। अगर मैं डी बिट को 1 कर दूं और बोलूं कि इसको और फ्रेगमेंट करना है, तो वो नहीं करेगा, जो भी राउटर होगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो राउटर उसको डिस्कार्ड कर देगा। अगर डी बिट का वैल्यू यहाँ कहीं पे भी 1 रख दूं, तो इस पैकेट को अगर यहाँ पे 1 रख दूं और बोलूं कि इसको और फ्रेगमेंट करना है, तो ये डिस्कार्ड कर देगा और वापस आईसीएमपी मैसेज भेज देगा सोर्स को कि ये पैकेट को मैं ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसको मैं फ्रेगमेंट करने के लिए मना किया था। इसलिए यहाँ पे सारे में 0 रहेगा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन सारे में 0 रहेगा, वो बताएगा कि हम लोग इसको और फ्रेगमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट होता है एम बिट, ठीक है। तो एम बिट मतलब मोर फ्रेगमेंट, तो और फ्रेगमेंट है कि नहीं, देखिए सारे में ये 1 रहेंगे, सिर्फ लास्ट वाला जहां पे मेरा आखिरी डेटा है, जहां पे मेरा 4000 बाइट्स का जो 399 है ये सेंड कर रहा हूँ, सिर्फ उसमें ही 0 रहेगा, ठीक है। तो ये बताएगा कि ये जो पूरा जो डेटा का पार्ट था, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला बताएगा इसके बाद अब कोई भी फ्रेगमेंट नहीं है, ठीक है। इसको अगर मैं 2 पार्ट में और फ्रेगमेंट कर दूं, तो ऊपर वाले में 1 रहेगा, नीचे वाले में 0 रहेगा, जो लास्ट फ्रेगमेंट होगा उसमें ही 0 रहेगा, वो बताएगा कि इसके बाद अब और कोई फ्रेगमेंट नहीं है, ये लास्ट डेटा था, ठीक है। इसके पहले अगर फ्रेगमेंट है तो वहां पे सब जगह 1 डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये ओरिजिनल डेटा था, इसमें कोई फ्रेगमेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे 0 है। अब ये इसको मैं फ्रेगमेंट करते गया हूँ, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला जो सेगमेंट था जिसको मैं लास्ट में सेंड किया हूँ, अगर इसका और फ्रेगमेंट होगा तो उसके लास्ट वाले में 0 होगा। तो जहां पे लास्ट बाइट ऑफ डेटा होगा वहां पे आपको फ्रेगमेंट का वैल्यू 0 डालना पड़ेगा कि इसके बाद और कोई फ्रेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गया, ठीक है। और तीसरा जो हमारा फील्ड रिलेटेड टू फ्रेगमेंट था वो था फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट का वैल्यू है वो हमको डिटरमाइन करना होता है। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट रिलेटिव वैल्यू बताता है कि आप इस फ्रेगमेंट में जो डेटा भेज रहे हो उसका जो बाइट का जो पहला बाइट है उसका सीक्वेंस नंबर क्या है वो बताता है। तो कैसे बताता है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 00 से 1399 पहले फ्रेगमेंट में हम लोग भेजे थे। तो पहला जो बाइट है हम लोग कितना बाइट भेजे, 000 से 1399, मतलब 1400 बाइट सेंड किए हैं। 00 से 1399 नंबर इसका है। तो जो पहला फ्रेगमेंट है उसका नंबर क्या है, 000 है,
ठीक है। तो इसको हमको 8 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि ये 8 के मल्टीपल पे रिप्रेजेंट होता है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो जो पहला जो मेरा सेगमेंट है उसका ऑफसेट का वैल्यू होगा 000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो येलो कलर से दिखा रहा है पहला जो फ्रेगमेंट है उसका जो ऑफसेट वैल्यू है वो 000। अब देखिए दूसरा सेगमेंट है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, 1400 से 2799। तो 1400 मेरा स्टार्टिंग डेटा है, यहाँ से डेटा शुरू हुआ है, ये ब्लू कलर का बता रहा है 1400 से लेके 2799 बाइट्स तक सेंड कर रहा हूँ। तो पहला जो मेरा बाइट है वो 1400, इसको डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो इसका आंसर है 175। ठीक, सेम यहाँ पे अब देखिए लास्ट जो सेगमेंट था उसमें 2800 जो पहला बाइट है उसका नंबर है, तो पहला बाइट को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 350। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये ओरिजिनल डेटा जो हम लोग बनाए थे, मेरा नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि MTU 1420 रहेगा जिसमें 20 बाइट्स हम लोग हेडर के लिए यूज कर रहे हैं, तो 1400 बाइट्स मैक्सिमम सेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 1400 बाइट सेंड करूंगा तो 3 फ्रेगमेंट में बना के उसको मैं सेंड कर दिया। ठीक है, अब ये इस राउटर के पास पहुंचा। अब ये राउटर डिसाइड करता है कि फ्रेगमेंट को और किधर फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि ये जो फ्रेगमेंट आया है उसका पहला और तीसरा जो फ्रेगमेंट है वो इधर से इस रूट से फॉरवर्ड कर दिया। जब वो पहला और तीसरा सेगमेंट को इस रूट से जब फॉरवर्ड कर दिया है तो ये सपोर्ट कर रहा है 1420 बाइट्स को, तो वो 1420 बाइट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ से सेंड कर दिया। लेकिन जो दूसरा जो फ्रेगमेंट था F2, उसको बोल रहा है कि मैं इधर से सेंड करूंगा। ये प्योरली राउटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पाथ से उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो प्योरली राउटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। राउटर डिसाइड किया कि 2 पैकेट यहाँ से भेज रहा हूँ और F2 जो था उसको इधर से भेजूंगा। लेकिन जब वो इधर से डिसाइड किया भेजने के लिए, तो ये जो नेटवर्क था वो बोल रहा है कि मैं मैक्सिमम 820 बाइट्स ही भेज सकता हूँ। इसका जो नेटवर्क का कैपेबिलिटी है वो बोल रहा है 820 बाइट्स ही भेज सकते हैं। तो 20 बाइट्स का हेडर लगेगा, तो मतलब आप 800 बाइट्स ही भेज पाओगे। ठीक है, तो जो मेरा सेकेंड फ्रेगमेंट था, ये जो सेकेंड फ्रेगमेंट था जिसमें 1400 बाइट्स हम लोग जीरो से लेके यहाँ तक सेंड किए थे, 1400 बाइट्स सेंड कर रहे थे, 1400 से 2799 तक सेंड कर रहे थे। अब बोल रहा है कि इसको आपको और फ्रेगमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे पाथ से जा रहा है। तो जब दूसरे पाथ से जा रहा है वो बोल रहा है कि 800 बाइट्स को ही सपोर्ट करूंगा, तो 1400 को आपको 800 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1400 डिवाइडेड बाई 800, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट में तो कुछ होगा नहीं, इसका मतलब 2 फ्रेगमेंट बनाना पड़ेगा। तो पहले फ्रेगमेंट में 800 बाइट भेजेंगे, तो 1400 माइनस 800 कर दूंगा तो बचा 600। तो दूसरा जो F2 का जो फ्रेगमेंट होगा उसमें हम लोग 600 बाइट भेजेंगे। ठीक है, लेकिन 20 बाइट्स का हेडर लगाना पड़ेगा, इसलिए टोटल लेंथ बता रहा है 820 और यहाँ पे बता रहा है 620, क्योंकि 1400 को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, मैक्सिमम 820 ही भेज सकता हूँ। तो मैक्सिमम जब 820 सेंड कर सकता हूँ तो 20 बाइट्स का हेडर लगाऊंगा, तो 800 बाइट्स डेटा यहाँ सेंड किया और रिमेनिंग 600 बाइट यहाँ पे सेंड किया हूँ, प्लस 20 बाइट्स का हेडर, टोटल लेंथ ये बता दिया। ठीक है, इसका ऑफसेट क्या होगा, तो देखिए ये कहाँ तक से शुरू हो रहा था, 1400 से 2799 तक। तो 1400 से मैं प्लस 800 करूंगा 2199 तक, इतना बाइट्स इस सेगमेंट में भेजूंगा। तो इसका जो पहला जो बाइट है उसका वैल्यू है 1400, इसको डिवाइड बाई 8 करूंगा 175, ऑफसेट का वैल्यू मिल गया। अब 2199 तक यहाँ भेज दिया हूँ। नेक्स्ट जो सेगमेंट में भेजूंगा वो 2200 से 2799 था। ये जो 1400 बाइट्स डेटा था उसको 800 और 600 में डिवाइड किया। तो ये जो पहला बाइट है उसका वैल्यू है 2200। तो 2200 डिवाइड बाई 8 करूंगा तो 275 आएगा, तो ऑफसेट का वैल्यू 275 आएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम है क्योंकि इसी पे ओरिजिनल डेटा है, इसके ही ये लोग सब फ्रेगमेंट्स हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर का वही रहेगा, तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिफिकेशन नंबर का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे फ्लैग का वैल्यू पहला बिट तो रिजर्व होता है, दूसरा बिट अब ये राउटर डिसाइड करेगा कि 0 रखना है कि 1। अगर ये 1 रख देगा तो ये और फ्रेगमेंट नहीं होगा, 0 रख देगा इसका मतलब इसको और फ्रेगमेंट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी 0 रख देगा तो और फ्रेगमेंट रख सकते हैं। ठीक है, और
एम बिट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब इसके नीचे और भी पार्ट्स हैं। ये ओरिजिनल डेटा का ये वाला जो पार्ट है ये लास्ट नहीं है, जो लास्ट फ्रेगमेंट है ये वाला है, तो लास्ट फ्रेगमेंट में ही एम बिट का वैल्यू 0 होगा। तो ये 3 बिट्स हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो किसी को डाउट है इसमें? फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्लैग्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर, किसी को डाउट है? टोटल लेंथ में, टोटल लेंथ इसका पार्ट नहीं है फ्रेगमेंट का, लेकिन टोटल लेंथ हम लोग दिखा रहे हैं कि कितने बाइट्स ऑफ डेटा सेंड हो रहा है, जिससे हमको पता चल जाए। ठीक है, बन जाएगा। एम आई ऑडिबल? ठीक है, ओके, बन जाएगा मतलब। ठीक है, तो उसके बाद एक और प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल है, आपको ये बनाना रहेगा। ठीक है, तो अब जो न्यूमेरिकल दिया है वो बोल रहा है कि आपके पास जो डेटा है वो 4000 बाइट्स का है। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा 4000 बाइट्स का है, लेकिन अब जो बोल रहा है वो एमटीयू है, वो बोल रहा है कि 1500 का है। 1500 मतलब हम लोग इथरनेट में भेज सकते हैं। इथरनेट में मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एमटीयू का वैल्यू 1500 बाइट्स होता है, तो इथरनेट से हम लोग भेज रहे हैं, मैक्सिमम वो सपोर्ट कर रहा है, 1500 बाइट्स को हम लोग सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4000 को 1500 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अभी भी 3 सेगमेंट आएगा। ठीक है, 1500 फिर 3000, उसके बाद बाकी 1000 लास्ट सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में 1500 बाइट जाएगा, दूसरे सेगमेंट में 1500 बाइट्स जाएगा, और तीसरे सेगमेंट में 1000 बाइट जाएगा। लेकिन इसमें अब हमको हेडर भी लगाना है, तो हेडर भी लगाना है, इसका मतलब 20 बाइट्स का हेडर लगेगा। तो पहले सेगमेंट में डेटा जाएगा 1480 प्लस 20 बाइट्स का हेडर, दूसरे सेगमेंट में भी डेटा जाएगा 1480 प्लस 20 बाइट्स का हेडर, तीसरे सेगमेंट में जाएगा 1000 प्लस 2020, यहाँ से तो 1000 प्लस 2020 मतलब 1040। तो तीसरा जो सेगमेंट है उसमें 1040 बाइट्स का डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट बन गया। तो ये राउटर 2 सेगमेंट को इधर से भेज दिया, और एक सेगमेंट जो है वो उसको इधर से भेज रहा है। तो इस सेगमेंट में जो डेटा जा रहा है उसका एमटीयू बोल रहे हैं कि 900 बाइट्स है। तो 900 बाइट्स है, मतलब यहाँ पे जो 1480 था, 1480 को अब हम लोग को 900 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 900 से डिवाइड करूंगा तो 1480 का एक तो 900 हो जाएगा, बाकी जो बच गया है वो 540, वो F21 का रहेगा, पार्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें 20 बाइट्स का हेडर भी लगाऊंगा, तो हेडर लगाऊंगा तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 880, 880 बाइट्स यहाँ पे जाएगा प्लस 20 बाइट्स का हेडर। ठीक है, तो 1500 माइनस 880 कर देने से जितना वैल्यू आएगा वो नेक्स्ट वाले सेगमेंट में जाएगा। ठीक है, तो फ्लैग का वैल्यू आप लोग को समझ में ही आ गया है। ऑफसेट का वैल्यू अगर आपको समझना है, ऑफसेट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको जो पहला जो बाइट है उसको आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 से डिवाइड करने पे उसका वैल्यू बता देगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 20 बाइट्स का हेडर भी है, तो हेडर के हिसाब से 20 बाइट्स कम करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है, लेंथ, हेडर लेंथ इज 20 बाइट्स, तो आप 900 बाइट्स भेजोगे, उसमें 880 बाइट्स डेटा रहेगा और 20 बाइट्स का हेडर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1500 बाइट्स भेजोगे तो 1480 डेटा रहेगा प्लस 20 बाइट्स का हेडर रहेगा। तो ऐसे हम लोग उसको फ्रेगमेंट करते हैं, और फ्रेगमेंट करने के बाद फिर रीअसेंबल करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रीअसेंबल हम लोग यहाँ पे ही क्यों नहीं कर लिए, राउटर पे ही, ये तीनों पैकेट को यहाँ ही रीअसेंबल कर लेना था। ठीक है, रीअसेंबल जो है वो लास्ट में जाके होस्ट पे ही होता है, राउटर बीच में रीअसेंबल क्यों नहीं कर रहा? ये जो डेटा यहाँ से आया इसको यहीं रीअसेंबल कर लेना था। देखिए यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी पूरा डेटा यहाँ ही आ गया, यहीं रीअसेंबल कर लेना था। तो राउटर पे रीअसेंबल क्यों नहीं करते हम लोग होस्ट पे ही रीअसेंबल करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई वी आर नॉट रीअसेंबलिंग द डेटा एट द राउटर? रीअसेंबली इज डन एट द होस्ट ओनली, जो रिसीवर होता है वही रीअसेंबली करेगा, राउटर नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है राउटर रीअसेंबली? किसी को आइडिया राउटर क्यों नहीं रीअसेंबली कर रहा है?
रीअसेंबली राउटर क्यों नहीं कर रहा है? रीअसेंबली तो राउटर भी कर सकता था। होस्ट पे ही रीअसेंबली के लिए क्यों बोल रहे हैं हम लोग? Am I audible? Am I audible? किसी को आइडिया? चलिए, तो राउटर पे रीअसेंबली इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इंक्रीज द प्रोसेसिंग डिले। इसको रीअसेंबल करने में यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले लगेगा, तो हम लोग रीअसेंबली करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी पैकेट आएगा हमको उसको फॉरवर्ड कर देना है, तो हमको उसको फॉरवर्ड कर देना है। तो रीअसेंबली हम लोग राउटर पे अगर करने लगे तो बार बार बीच में फ्रेगमेंट होगा, फिर बाद में फिर जो राउटर रिसीव करेगा रीअसेंबल करेगा, फिर आगे फ्रेगमेंट होगा, तो इतना प्रोसेसिंग डिले ऐड करते जाएगा। प्रोसेसिंग डिले रिड्यूस करने के लिए हम लोग राउटर पे रीअसेंबली नहीं करते हैं। रीअसेंबली होस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होस्ट ही रीअसेंबल करेगा। ठीक है, किसी को डाउट? क्यों रीअसेंबली हम लोग राउटर पे नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया? फ्रेगमेंट ऑफसेट समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है किसी भी फील्ड से रिलेटेड? आप रिप्लाई करिए तो फिर आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट है फील्ड से रिलेटेड विद फ्रेगमेंट्स? चलिए, तो किसी को डाउट नहीं है तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी आता है, सबनेटिंग का। सबनेटिंग का न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे हम लोग मूव करते हैं IPv6 पे। अभी तक हम लोग IPv4 सॉल्व कर रहे थे। ये जो न्यूमेरिकल है इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ, आप लोग बना के रखिएगा एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं IPv6। ठीक है, तो IPv6 आ गया, तो सबको समझ में आ रहा है IPv6 का जरूरत क्यों पड़ा? पहले ये बताए वाई वी रिक्वायर IPv6। IPv6 का जरूरत क्यों पड़ी है हम लोग को? IPv4 तो हम लोग यूज कर रहे थे, क्यों IPv6 का जरूरत पड़ गया? वाई IPv6 इज रिक्वायर्ड? IPv4 तो हम लोग यूज कर ही रहे थे, उसी को यूज कर लेना था, कंटिन्यू करना था। बट हम लोग IPv6 पे स्विच कर रहे हैं। हम लोग ट्रांजिशन पे हैं अभी भी, हम लोग पूरा ट्रांजिशन नहीं हुआ है, कुछ दिन में हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरत पड़ी है हमको IPv6 में स्विच करने की? हेलो, एम ऑडिबल? एम ऑडिबल? हेलो, हेलो, एम ऑडिबल? Yes, sir. चलिए, तो एक्सपेंडेड एड्रेस स्पेस का, ठीक है। तो IPv4 से हम लोग IPv6 में यूज किए क्योंकि हम लोग को एड्रेस स्पेस कम पड़ने लगा था। तो बीच में IPv5 भी तो होता, IPv5 भी तो बना सकते थे हम लोग, IPv6 ही क्यों बना दिए, ये भी सवाल है। ठीक है, तो इसके पीछे हिस्ट्री है। हम लोग 1981 में IPv4 स्टार्ट कर लिए थे। 1981 में, स्टार्टिंग ऑफ द 1981, वहां पे ही हम लोग 14 फरवरी के आसपास ही हम लोग IPv4 स्टार्ट कर दिए थे यूज करना। ठीक है, और 1981 एंड होते होते हमको ये समझ में आ गया था कि एड्रेस हमको कम पड़ जाएगा। उस समय ही लोग प्रिडिक्ट कर लिए थे कि हम लोग को कुछ साल में ही एड्रेस कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ साल में ही एड्रेस कम पड़ जाएगा, हम लोग उसी समय प्रिडिक्ट कर लिए थे। तो जब उसी समय प्रिडिक्ट कर लिए थे तो हम लोग IPv5 पे काम करना भी शुरू कर दिए थे।
IPv5 के साथ काम करना तो शुरू किए थे, एड्रेस स्पेस तो बढ़ा ही रहे थे, लेकिन हम लोग को ये भी समझ में आ गया था कि हम लोग रियल टाइम डेटा के ऊपर भी स्विच कर रहे हैं। तो रियल टाइम डेटा पे स्विच कर रहे हैं मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा रहेगा, उसको भी हम लोग को कंट्रोल करना है। जैसे हम लोग अभी इंटरनेट, टेलीफोनी, वॉइस कॉल या रियल टाइम पे हम लोग मूवी देख रहे हैं, तो रियल टाइम का जो डेटा है वो हमारे पास बहुत सारा आने वाला है, ये भी हम लोग प्रिडिक्ट कर लिया था। तो IPv5 पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग जो स्ट्रेटेजी प्रपोज किए थे रियल टाइम डेटा को सॉल्व करने के लिए, वो टर्न अप नहीं हो पाया। तो IPv5 हम लोग यूज नहीं कर पाए, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजी ठीक से प्लानिंग नहीं था, या जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लोग टर्न अप नहीं कर पाए। और फिर हम लोग IPv6 पे भी काम कर रहे थे, तो IPv6 टर्न अप हुआ, और 1990 से हम लोग IPv6 नेक्स्ट जनरेशन पे काम करना शुरू किए थे। तो 1990 से जाके वो 1-2 साल में कंप्लीट हो गया था, और अभी भी हमारा ट्रांजिशन चल रहा है। नेक्स्ट जनरेशन आईपी में हम लोग IPv6 पे काम करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो मेन कंसर्न जो हम लोग जो बनाते हैं IPv4 जो प्रोटोकॉल था, उसके ऊपर जो मेन कंसर्न ये था कि हम लोग को एड्रेसिंग प्रोवाइड करना है, राउटर में प्रोसेसिंग फास्ट होना चाहिए, और रियल टाइम डेटा जो है वो हमारा सपोर्ट करना चाहिए, रियल टाइम डेटा, उसके लिए हम लोग डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, तो अब एड्रेस स्पेस कम पड़ रहा था, इसलिए हम लोग लार्ज एड्रेस स्पेस के लिए हम लोग बनाए हैं। तो अब इसमें जो एड्रेस यूज करते हैं वो 128 बिट का एड्रेस यूज करते हैं। ठीक है, तो IPv6 में एड्रेस का जो स्पेस होगा वो 128 बिट का, मतलब 2 to the power 128 इतने एड्रेस हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और IPv6 में जो एडवांसमेंट किए हैं वो देखते हैं। एक तो बेटर हेडर फॉर्मेट बनाए, तो इसमें जो हम लोग फॉर्मेट बनाए, इसमें जो बेस हेडर का जो वैल्यू होता है वो 40 बाइट्स फिक्स कर दिए। बेस हेडर का जो फॉर्मेट होगा उसका 40 बाइट्स फिक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक 40 बाइट बेस हेडर ये फिक्स रहेगा। IPv4 में वेरिएबल था, 20 से 60 बाइट्स के बीच में ऑप्शन को यूज करके वेरी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हेडर साइज जो है वो फिक्स कर दिए हैं, 40 बाइट्स का ही रहेगा। ठीक है, और न्यू एंड इम्प्रूव्ड ऑप्शन भी हम लोग प्रोवाइड किए हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस जो था वहाँ पे उस ऑप्शन को हम लोग उतने अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शंस यूज कर रहे हैं वो हम लोग इजीली और इम्प्रूव्ड ऑप्शंस यूज कर रहे हैं। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है अलाउंस फॉर एक्सटेंशन। तो अब ये बोलता है कि हम लोग हेडर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हेडर को एक्सटेंड करने के लिए एक नेक्स्ट हेडर फील्ड दिया है। नेक्स्ट हेडर में यहाँ पे वैल्यू बता देंगे कि अगला हेडर कहाँ पे है, तो उसी फॉर्मेट में फिर वो नेक्स्ट हेडर यहाँ पे डाल देगा, फिर वो नेक्स्ट हेडर यहाँ पे डाल देगा। तो हम लोग हेडर का साइज तो फिक्स था 40 बाइट का, लेकिन एक नेक्स्ट हेडर फील्ड दिए थे जो और हेडर अगर आपको इंक्लूड करना है तो वहां पे डाल देगा। तो इसके लिए हम लोग एक्सटेंशन अलाउ कर दिए हेडर का। तो बेस हेडर तो अब हर बार हम लोग 48 बाइट्स ही काउंट करते हैं। उसके बाद ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर बताता है नेक्स्ट हेडर कहाँ पे होगा, इसमें जो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे होगा नेक्स्ट हेडर, उससे पता चल जाता है। उसके आगे हम लोग मूव करते जाते हैं। ठीक है, फिर है सपोर्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन देखिए, अब रियल टाइम डेटा के लिए आपको रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा। तो रियल टाइम डेटा है, आपको भेजना है, जैसे वॉइस कॉल कर रहा हूँ, VoIP यूज कर रहा हूँ, ये रियल टाइम डेटा है। तो रियल टाइम डेटा है, तो अब रियल टाइम डेटा के लिए रिसोर्स रिजर्व करना पड़ेगा। तो रिसोर्स रिजर्व करने के लिए वो एक यहाँ पे फील्ड यूज करने लगा। उस फील्ड को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये फील्ड है, ये जो फ्लो लेवल दिखा रहा है ये फ्लो लेवल है। तो फ्लो लेवल एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर जैसा नंबर होता है, जो कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में हम लोग वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर यूज करते हैं। वो यहाँ पे फ्लो लेवल बताता है कि ये वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर नंबर है, इससे हम लोग रिसोर्स को रिजर्व करने के लिए यूज करने लगे। ठीक है, सपोर्ट फॉर मोर सिक्योरिटी। IPv4 में सिक्योरिटी का कोई प्रोविजन नहीं दिया था। IPv6 में जो ऑप्शन फील्ड ऐड किए, तो ये जो नया हेडर में ऑप्शन फील्ड ऐड किए, इसमें एक फील्ड दे दिए ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन है, अब आपको ऑथेंटिक वैल्यू होगा, आपके पास पता होगा ये ऑथेंटिक वैल्यू है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। तो ऑथेंटिकेशन डालने के लिए हम लोग ऑप्शन में एक फील्ड ऐड कर दिए हैं, तो जो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक एड्रेस असाइनमेंट। तो एड्रेस असाइनमेंट मतलब आपको सिस्टम को कुछ एक आईपी एड्रेस देना है, तो आईपी एड्रेस असाइनमेंट यहाँ पे डायनेमिक होगा। तो किसी को पता है डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए क्या अप्रोच यूज करते होंगे हम लोग? IPv4 में क्या यूज करते थे? अच्छा यही बता दीजिए।
IPv4 में डायनेमिक एड्रेस असाइनमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैसे हम लोग डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं IPv4 में। एम ऑडिबल? कोई तो तरीका होगा डायनेमिक एड्रेस असाइन करने का। स्टैटिक मतलब मैं वहां पे जाऊंगा IPv4 का प्रॉपर्टीज में जाके एड्रेस असाइनमेंट देता है, वहां पे 10.40.50. ये मेरा स्टैटिक आईपी एड्रेस हो गया। डायनेमिकली ये खुद से ही आईपी एड्रेस गेन कर लेगा। तो कैसे IPv4 में खुद से आईपी एड्रेस मेरा मशीन गेन कर लेता है। मैं आईपी एड्रेस अगर मैनुअली नहीं डाल रहा हूँ तो कैसे वो खुद से आईपी एड्रेस गेन कर लेगा। कोई तो रूल होगा, कोई तो प्रोटोकॉल होगा, कोई तो मेथड भी हो सकता है जिससे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। डायनेमिक आईपी DHCP, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हम लोग डायनेमिकली असाइन करने के लिए IPv4 में DHCP यूज करते हैं, लेकिन IPv6 में बोलता है आपको DHCP का जरूरत ही नहीं है, बिना DHCP के ही आप डायनेमिक एड्रेस असाइन कर लो। तो कैसे डायनेमिक एड्रेस असाइन करेंगे, तो आप जिस भी नेटवर्क में हो उस नेटवर्क का राउटर है उसको पता होता है कि आपका नेटवर्क एड्रेस ये है, और होस्ट हम लोग जो IPv4 में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क प्रीफिक्स और होस्ट में। तो जो नेटवर्क एड्रेस होता है, ये जो राउटर होता है उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो राउटर हर थोड़े देर में नेटवर्क एड्रेस ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो नेटवर्क एड्रेस ब्रॉडकास्ट करने से IPv6 को पता चल जाता है कि ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है। तो सपोज मान लेते हैं कि किसी राउटर ने ब्रॉडकास्ट किया है IPv6 नेटवर्क में हम लोग, तो वहां पे वो एड्रेस ब्रॉडकास्ट किया है, यहाँ पे कुछ ऐसा रैंडम लिख देते हैं 10.23.4, ये मेरा 223.0.0 ये बोल दिया है कि मेरा नेटवर्क एड्रेस है। तो इसका प्रीफिक्स ये है, ये पता चल गया हम लोगों को कि ये मेरा नेटवर्क का प्रीफिक्स है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है IPv6, ये IPv6 ये जो नेटवर्क एड्रेस है इसको ले लेता है। तो 128 बिट में जो पहला जो ये नेटवर्क का जो एड्रेस है, जितने भी बिट्स का होगा वो नेटवर्क एड्रेस, अगर ये ए है, बी है, सी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो 128 बिट्स का जो स्टार्टिंग का जो वैल्यूज है उसको ये नेटवर्क एड्रेस से ले लेता है, ठीक है। उसके बाद बाकी सबको 00 डाल देता है। बाकी सबको 00 डालने के बाद लास्ट का जो 6 बाइट है, लास्ट का 6 बाइट मैक एड्रेस से ले लेता है। तो मेरे सिस्टम का जो मैक एड्रेस है 48 बिट का है, तो उसका जो लास्ट का 6 बाइट होता है वो उस डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन बताता है। उसके सामने का जो बाइट्स है, जो 2 बाइट्स है, वो ये बताते हैं कि वो है मैन्युफैक्चरर कौन है, वो बताते हैं। तो हमको मैन्युफैक्चरर से तो जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या क्या स्टार्टिंग का जो होस्ट एड्रेस नेटवर्क एड्रेस है उसको ले लिया, बीच में सारे 0, और लास्ट के जो 6 बाइट्स थे वो मैक एड्रेस से ले लेता है। तो अब इसका IPv6 एड्रेस खुद ही बन गया। तो अब आपको DHCP का जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही IPv6 एड्रेस बना लेता है। तो डायनेमिक एड्रेस एलोकेशन होता है IPv6 में, आप बिना DHCP के भी IPv6 में एड्रेस गेन कर लेते हो। आपको बस राउटर से ये पता करना पड़ेगा कि आपका नेटवर्क का प्रीफिक्स क्या है। तो जैसे ही नेटवर्क का प्रीफिक्स बताएगा, शुरू के वो नेटवर्क के प्रीफिक्स को रख लेता है, बाकी सब 00 बीच में डालता है, और लास्ट के जो 6 बाइट्स हैं वो आपके मैक एड्रेस को लेता है और वहां पे डाल देता है। IPv6 एड्रेस आपका बन गया, ठीक है। तो ये डायनेमिक एड्रेस असाइनमेंट, इसमें हम लोग विदाउट DHCP कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है कि इंक्रीज एड्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब आपको ये मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए भी वही करता है, सामने के 8 बिट्स को 111 रख लेता है, ठीक है। और मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम लोग मैक एड्रेस यूज करते ही हैं, तो मैक एड्रेस का यूज कॉन्सेप्ट वही करता है, बस शुरू के जो 8 बिट है उसको 111 रखता है, जिससे ये पता चल जाए कि ये मैक एड्रेस है। ये मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब वो मल्टीकास्ट एड्रेस है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग बोल रहे हैं, मल्टीकास्ट एड्रेस। तो मल्टीकास्ट एड्रेस हम लोग ऐसे ही बनाते थे, शुरू का कुछ बिट यूज करते थे क्लास D एड्रेस का, और बाकी का जो पीछे का जो मैक एड्रेस से ले लेते थे। तो ये शुरू के 4 बिट को 8 बिट को 111 रखता है, और बाकी जो IPv4 में जैसे मैक एड्रेस बनाते हैं वैसे ही मैक एड्रेस ये भी लेके मल्टी कास्ट एड्रेस बना लेता है, ठीक है। और इसमें एक फैसिलिटी दिया है कि अगर आपके पास राउटर नहीं है, मेरे को राउटर मेरे को मैसेज नहीं भेज रहा है कि मेरा नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है, या
एनी हाउ मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरा नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है। तो नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है, तो मैं जब पता ही नहीं लगा पाऊंगा तो मेरा आईपी एड्रेस क्या होगा वो नहीं पता लगाता। तो उस केस में ये क्या करता है, शुरू के 10 बिट का एक पैटर्न है। वो पैटर्न है, शुरू का 4 बिट 1111 है, उसके बाद के 1101 है, और लास्ट के 2 बिट। शुरू के 10 बिट्स को ये रख लेता है, ये चैट बॉक्स में डाल देना। शुरू के 10 बिट्स चैट बॉक्स में देखिए 1111 1101 10, ये 10 बिट्स रखता है, और उसके बाद 00, और लास्ट के 6 बाइट मैक एड्रेस को यूज कर लेता है। तो ये उसका IPv6 एड्रेस खुद का बना लेता है। और खुद का बना लेता है तो खुद का बना लेने से क्या हो, ये ग्लोबली आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि आपका नेटवर्क प्रीफिक्स आपको पता नहीं है। आप खुद से ये 10 बाइट्स दे दिए हैं ऑप्शन कि आप 10 बाइट ले लीजिए, 10 बिट्स को, और अपना एक एड्रेस बना लीजिए। तो ये अपना एक एड्रेस बना लेगा, लेकिन ये जिस नेटवर्क में है सिर्फ उसी में ही भेज पाएगा डेटा। ये सिर्फ उस लोकली आइडेंटिफाइड है, ग्लोबली ये आइडेंटिफाइड नहीं होगा। ग्लोबली के लिए आपको राउटर से नेटवर्क प्रीफिक्स लेना पड़ेगा। तो ये इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं इंक्रीज एड्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। आप खुद से ही एड्रेस बना ले रहे हो, अगर आपको राउटर नहीं बता रहा है तो आप मल्टीकास्टिंग भी कर ले रहे हो, और ये सब डायनेमिकली आप खुद ही कर ले रहे हो। किसी चीज का आपको जरूरत नहीं है, किसी DHCP का किसी का भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, आप खुद से ही एड्रेस बना ले रहे हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? IPv6 जो हम लोग बनाए हैं वो क्या क्या फैसिलिटी बता रहे हैं हम लोग को, क्या क्या एडवांटेजेस है, आप ऐसे भी बोल सकते हो IPv6 का। किसी को कोई डाउट? IPv6 क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किया एक्स्ट्रा, जो IPv4 में नहीं था? ठीक है, तो बेसिकली ये सब हम लोग किए हैं इसको फास्ट करने के लिए। जो ट्रांसमिशन होता है वो अब राउटर में फास्ट हो जाएगा। अब राउटर में कुछ भी आपको परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ पैकेट को फॉरवर्डिंग ही करना है। ठीक है, किसी को डाउट है? Am I audible? चलिए, तो नेक्स्ट आता है कंपैरिजन। टाइम हो रहा है, बस एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं फिर अटेंडेंस ले लेंगे। तो ये कंपेयर कर रहा हूँ IPv4 और IPv6 के हेडर फॉर्मेट को। देखिए, पहला फील्ड वर्जन है, यहाँ पे भी पहला फील्ड वर्जन है। पहला फील्ड वर्जन रखना कंपलसरी इसलिए है कि IPv4 है कि IPv6 से पता चल जाए। ठीक है, IPv4 में यहाँ पे 4 होता है वैल्यू, और IPv6 में यहाँ पे वैल्यू 6 होता है। तो वर्जन 6 है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हेडर लेंथ। यहाँ से हेडर लेंथ था IPv4 में, इसको यहाँ पे हटा दिया IPv6 में। तो IPv6 में बोलता है कि 40 बाइट का बेस हेडर फिक्स है। जब आपका बेस हेडर फिक्स ही हो गया है तो आपको हेडर लेंथ का जरूरत ही नहीं है। IPv4 में इसलिए जरूरत है क्योंकि हेडर का लेंथ वेरी करता था 20 से 60 बाइट के बीच में। जब ये वेरिएबल है तो आपको बताना पड़ेगा उसका साइज। अब यहाँ पे फिक्स है तो उसका जरूरत ही नहीं। और यहाँ पे जो सर्विस था उसको अब यहाँ पे PRI पे डाल दिया, प्रायोरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका वॉइस डेटा है या रियल टाइम डेटा है तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है, तो यहाँ पे कुछ नंबर असाइन कर देता है जिससे उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाए। और क्योंकि आपको ट्रांसमिशन फास्ट करना है तो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर जैसा कुछ आइडेंटिफिकेशन दे देता है, फ्लो लेवल। इससे हम लोग रिसोर्स को रिजर्व कर लेते हैं, इतना बैंडविड्थ हम लोग इसको यूज करेंगे, रिसोर्स को रिजर्व करने के काम आ जाता है। तो राउटर इतना बैंडविड्थ रिजर्व कर लेता है। ठीक है, फिर टोटल लेंथ जो यहाँ पे था उसको अब हम लोग यहाँ पे पे लोड लेंथ बोल रहे हैं। तो इंक्लूडिंग हेडर, हेडर प्लस डेटा जो लेंथ बता रहा था टोटल लेंथ, उसको अब हम लोग यहाँ पे पे लोड लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो फील्ड्स थे आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और फ्रेगमेंट ऑफसेट, इसको हटा दिया। तो ये फ्रेगमेंटेशन वाला काम हटा दिया। तो IPv6 में बोलता है कि फ्रेगमेंटेशन अब हम राउटर में नहीं करेंगे, सोर्स को खुद ही फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। तो सोर्स खुद ही फ्रेगमेंट करता है, राउटर नहीं करेगा। तो राउटर जब फ्रेगमेंटेशन नहीं करेगा तो उसका प्रोसेसिंग फास्ट हो गया। अब उसको प्रोसेसिंग फास्ट करना है तो फ्रेगमेंटेशन नहीं कराना पड़ेगा। नहीं तो अगर राउटर फ्रेगमेंटेशन करेगा तो पैकेट सेंड करने में टाइम लगाएगा। तो वो जो टाइम लगा रहा है वो हटा दिए, तो बोले कि फ्रेगमेंटेशन का काम अब सिर्फ होस्ट ही करेगा, राउटर फ्रेगमेंटेशन नहीं करेगा IPv6 में। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम टू लिव। तो टाइम टू लिव 8 बाइट का है। यहाँ पे टाइम नहीं होता है, हॉप काउंट होता है, उसको आप सही नाम यहाँ पे दे दिए हॉप लिमिट।
तो 64 रखते हैं, जनरली डिफॉल्ट वैल्यू है 64, वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। आप अगर राउटर चेंज कर रहा है, हॉप लिमिट 10 रख दिया है, मतलब वो 10 नेटवर्क तक ही क्रॉस कर पाएगा पैकेट, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे है प्रोटोकॉल, तो जो प्रोटोकॉल था हायर लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट हेडर डाल दिया। तो नेक्स्ट हेडर में अगर वैल्यू 6 है, इसका मतलब ऊपर जो टीसीपी यूज करेगा। नेक्स्ट हेडर में वैल्यू 17 है, इसका मतलब यूडीपी यूज करेगा। अगर नेक्स्ट हेडर को हम लोग और भी चीज यूज करने के लिए यूज करते हैं, तो नेक्स्ट हेडर का जो ऑप्शन जो हमारे पास मॉडिफाइड हो गए हैं, उसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हेडर यूज करके हम लोग और ऑप्शंस को यूज करते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि फ्रेगमेंटेशन करना है, तो एक ऑप्शन में एक और फॉर्मेट दिया है, इसके 4 ऑप्शंस होते हैं, 5-6 ऑप्शंस हैं। तो एक है फ्रेगमेंटेशन करना है, तो नेक्स्ट हेडर में मान लिए कि वैल्यू 40 दे दिया हूँ, तो 40 मतलब होता है 44 होता है, 44 दे दिया हूँ। 44 मतलब पैकेट को और फ्रेगमेंट करना है। तो नेक्स्ट हेडर जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन फील्ड है, यहाँ पे नेक्स्ट हेडर में 44 लिख दिया है यहाँ पे, इसका मतलब वो फ्रेगमेंट होगा। और इसके अंदर डू नॉट फ्रेगमेंट, एम बिट और फ्रेगमेंट ऑफसेट का वैल्यू इसमें दे दिया ऑप्शन फील्ड में। तो ये फ्रेगमेंट सोर्स खुद ही करके आगे फॉरवर्ड कर दिया करेगा, और राउटर को कोई फ्रेगमेंटेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। हेडर चेकसम, अब देखिए एरर सिर्फ हेडर का डिटेक्ट कर रहा था IPv4, तो यहाँ से हटा ही दिया, क्योंकि चेकसम करने में भी टाइम लगता था प्रोसेसिंग में, तो प्रोसेसिंग को रिड्यूस करने के लिए चेकसम हटा ही दिया। IPv6 में चेकसम है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी, तो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी यहाँ 32 बिट के हैं, यहाँ पे 120। ये डैश डैश लाइन दिखा रहा है कि 4 पार्ट है। ठीक है। 32 32 32 32 ऐसा 128 बिट का सोर्स आईपी हो गया, और डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए भी 128 बिट्स यूज कर रहा है। ठीक है। तो ये डैश डैश लाइन बता रहा है कि 4 ऑप्शंस के लिए है। ठीक है। बाकी फिर इसको हम लोग ट्रांजिशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेन जो हमारा टारगेट था वो था एड्रेस स्पेस बढ़ाना है, उसके लिए 128 बिट्स का एड्रेस डाल दिए हम लोग। दूसरा टारगेट था रियल टाइम डेटा को सपोर्ट करना है, तो PRI और फ्लो लेवल हम लोग वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर जैसा यूज करके हम लोग रियल टाइम डेटा को सपोर्ट करने लगे। तीसरा जो था हमारा था प्रोसेसिंग रिड्यूस करना है, तो फ्रेगमेंटेशन वो सब चेकसम एक्सम जो भी काम था, हेडर का साइज कैलकुलेट, वो सब हम लोग हटा दिए हैं, फिक्स साइज रख दिए हैं। फ्रेगमेंटेशन सोर्स करेगा, हम लोग राउटर पे फ्रेगमेंटेशन भी नहीं करा रहे हैं, राउटर पे चेकसम भी नहीं करा रहे हैं, तो ये सब हटा देने से प्रोसेसिंग फास्ट हो गया। तो IPv6 IPv4 के कंपैरिजन में बहुत फास्ट ऑपरेट करता है। ठीक है। तो किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपको अटेंडेंस शीट प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें अपना अटेंडेंस देख लीजिएगा। किसी को डाउट है अभी भी? देखिए, डाउट नहीं होगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब तक डाउट नहीं होगा कैसे काम कर रहा है, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एट द एंड आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आप अगर अभी से पढ़ते रहोगे, डाउट क्लियर होते रहेगा, तो एग्ज़ाम में टाइम बहुत बच जाता है। तो अगर आपका रोल नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, तो अपना रोल नंबर बोल दीजिए, अटेंडेंस लगा दूंगा। और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके, या चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए, तो डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। रोल नंबर आपका दिख रहा है? नो सर, प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिख रही है सर। नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। बोलते हैं जिसका रोल नंबर दिख रहा है और लीव कर देंगे। अगर डाउट नहीं है, डाउट है तो फिर वेट करेंगे पूछने के लिए। रोल नंबर सर 8 8 रोल नंबर 2 2 5 5
चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन पे आपका रोल नंबर दिख रहा है, रोल नंबर 10. तभी बोलेंगे। 12. 12। और किसी का नहीं दिख रहा है? चलिए अब जिसका दिख रहा है। Sir, 28. Sir, 21. 21, Sir, 28. 28, Sir, 30. कितना बोले? आवाज नहीं है। 30, sir. 30, Sir, 25. 25। और किसी का नहीं दिख रहा है?